पे आप जो पेन है वो इसीलिए दी जाती है कि नहीं मिटा पाएँ आप, लेकिन फिर भी सबकी गलतियों को मिटाया जाता है। बहुत से रहते हैं लोग, क्या पढ़ाना है, जैसे एक होता है कहना कि आपने गलती की। गलती तो कोई भी भुलाई नहीं जा सकती है। फ़र्क है कि उसको जान की गलती अपने से की हुई, बाकी दूसरों से तो बात की बात है, ये खुद से की हुई गलती की बात है। जो मतलब खुद से गलती करेगा तो उसकी गलती की सुधारी नहीं जा सकती, या फिर सुधार ले सकती है। हम राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, इन लोगों के वेतन और भत्ते को बताए थे ना उस दिन। इनका वेतन भत्ता जो है इन राज्य के विधानमंडल जो है उसके संचित निधि पे आधारित है। यहीं तक बताए थे 195-96 करीब था, 195 था ना। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं केंद्र सरकार पढ़े थे हम लोग भाग 5 में। भाग 5 में हम लोग आर्टिकल 107 पढ़े थे। एक सौ सात 109 इसी तरह पूरा था। ठीक, ठीक। इसमें देखिए, इसको ऐसे कर देते हैं, कितना कोई लिखे। 107 में क्या था, आर्टिकल 107 में अभी तो हम कितनी बार आप लोगों से बोले कि हमको पूछना है। जिस दिन पूछना रहता है छुट्टी रहती है, उसके बाद तो हाँ हम 2 बार बोल चुके हैं कि पूछना है। ठीक है, तब छुट्टी हो जाएगी तब तक। लेकिन अब हम बोल दिए कि आप लोग याद करके रखिएगा। हम किस दिन पूछेंगे हमको खुद नहीं पता है। ठीक है, हमें कोई रास्ता बताइए। हाँ नहीं, कल नहीं पूछेंगे। एक काम कीजिएगा आप, एक दिन में आप पूछ के बीच में डेरा पूछा कीजिएगा। नहीं सर, कल पूरा पूछिए, 5 ठीक है, तो अब हम डिसाइड करेंगे। हम आपसे पहले बोल देंगे, हमें इसी में से कोई बताया है कि एक काम करिए आप कि आप एक काम करिए कि बता दीजिए कि हम कितने देर के बाद पूछेंगे, कब पूछेंगे ये नहीं पता। तो वो हमको बताए हैं कि मतलब आप ये बोल दीजिए कि हमको क्लास में पूछना है। ठीक है, उसके बाद आप 10 दिन बाद पूछिए या दूसरे दिन ही पूछ लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हम वही अपनाएंगे। अब हम आपसे आज बोल दे रहे हैं कि हमको अब पूछना है भाग 5। ठीक है, 52 से लेके 151 तक। अब आपको याद करके आना है। अब हम कब पूछेंगे हमको नहीं पता। आज बोल रहे हैं? हाँ, आज ही बोल रहे हैं। पहले भी बोले तो छुट्टी हो जा रही है। ठीक है, अब आज बोल रहे हैं। अब जिस दिन भी आएंगे आप लोग, क्योंकि जब भी डिसाइड कर रहे हैं समय तो छुट्टी हो जा रही है। ठीक है, तो आप पूछेंगे। 107 में ये था कि जो हम लोग विधेयक पेश करते हैं, ठीक है, जो संसद में हम लोग विधेयक पेश करते हैं, तो आर्टिकल 107 में यही था, विधेयकों का पूरा स्थापन। ठीक है, जो ये विधेयकों का पूरा स्थापन है आर्टिकल 107 में, बहुत अच्छे से समझाए थे आप लोगों को। ये क्या था, ये क्या था, बोलिए आप लोग कि ये क्या था। विधेयकों का पूरा स्थापन यानी जब भी हम कोई विधेयक पेश करते हैं, जब भी हम कोई विधेयक पेश करते हैं, पूरा स्थापन का मतलब होता है कि नए तरीके से हम जो विधेयक ला रहे हैं उसको हम लोग कैसे तैयार करें। आपको बताए थे कि जब भी हमारा ये विधेयक पेश होता है तो सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग होती है। ठीक, उसको सबसे पहले लिखा जाता है क्या क्या उसमें होगा। उसके बाद गजट पत्र में आता है वो। ठीक, उस पर फिर समिति बनती है, 1 समिति 2 ऐसे करके आती है, वो पारित होता है। इसके बाद तब वो पहले सदन में आता है, फिर दूसरे सदन में आता है।
ठीक है। तब जाके अच्छा जब दोनों सदन से पारित हो जाएगा उसके बाद वो जाता है वहाँ पे राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं तो वो बनता है, या तो अधिनियम बन जाएगा, अगर उसको मना कर देंगे तो वो रुक जाएगा। ये सब पता है ना। तो विधेयकों का पूरा स्थापन यानी नए विधेयकों का बनना, नए विधेयकों का बनना आर्टिकल 107 में है। ठीक, आर्टिकल 196 में यहाँ पे भी है। ये किसके लिए है? ये राज्यों के लिए है। ठीक, विधेयकों का पूरा स्थापन। अच्छा, इसमें जो विधेयक तैयार होगा संसद वाले में, इसमें कोई अंतर रहेगा? ये तो राज्य के लिए होगा, मान ये पूरा देश के लिए, ये पूरे देश के लिए है, केंद्र सरकार इसको देती है। ठीक, अब इसको पेश करने में कोई अंतर? अच्छा, यहाँ हम जब विधेयक पेश करते हैं यहाँ पे, तो हमको ड्राफ्टिंग करना होता है, गजट पत्र में लाना होता है। ठीक, गजट पत्र में लाना होता है, उसके बाद सब समितियों पे बात होते हुए तब वो सदन में आता है, चाहे वो राज्यसभा में आए चाहे लोकसभा में। यानी हम जब केंद्र सरकार जो होती है और जब हम संसद में इस विधेयक को पेश करते हैं तो हमको 2 सदनों से गुजरना पड़ता है। ठीक, यहाँ पे तो हम 2 सदनों से गुजरेंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जहाँ पे विधान परिषद ना हो, वो तो 2 जगह से होगा तो दोनों जगह से करवाना पड़ेगा, और नहीं होगा तो एक ही जगह से। ठीक है, तो कुछ अंतर देखिए, कुछ अंतर पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली सबको पता है, ये बार बार बताया जा रहा है कि सेम इसको उठा के रखा गया है। और इसके लिए राष्ट्रपति जो राज्यपाल नहीं होगा, कहे नहीं राज्यपाल होगा ना। जैसे अब बताएं आपको कि हमारे हर राज्य में विधान परिषद तो है नहीं। ठीक, तो हम तो दोनों सदनों में ले नहीं जाएंगे, दोनों सदनों में हम तो ले नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको दोनों सदनों में ले जाना है, बिना पास के, बिना दोनों सदनों में कोई भी विधेयक। हम आपसे पढ़ाए हैं कि कोई भी विधेयक जब पेश होता है तो उस पर संयुक्त अधिवेशन पहले नहीं लाया जाता है, अगर संशोधन रहता है तो। ठीक है, संशोधन रहता है तो उस पर कोई विधेयक मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं लगता है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो साधारण होते हैं, उस पर संयुक्त अधिवेशन लाया जा सकता है। हम आर्टिकल 108 में बताए थे आप लोगों को, नहीं याद है? संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन ना, बड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक, संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये है कि जब भी हमारे दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा, हमारे इन दोनों सदनों से, ठीक, अब ये जो दोनों सदन हैं, ठीक, हो सकता है जब 2014 में केंद्र सरकार में मोदी जी आए, ठीक, तो इनका जो बहुमत है 2014 में राज्यसभा में नहीं था। 2014 में इनका जो बहुमत है राज्यसभा में नहीं था। ठीक, इसमें उनका बहुमत था, उनको विधेयक पेश करना था। ठीक है, अब उनको कोई विधेयक पेश करना है। अब वो जो विधेयक पेश करेंगे तो यहाँ तो वो पारित करा लेंगे, इस वाले में वो पारित करा लेंगे। लेकिन 2014 में जब राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था तो हो सकता है कि वहाँ पे पारित ना करा पाए। जैसे कोई भी विधेयक जब पेश होता है तो बहुत से ऐसे विधेयक होते हैं जिनके लोग विरोध में रहते हैं, जैसे NRC, CAA, लड़कियों की उम्र जो बढ़ाई जा रही थी वो। ठीक, तो ये जो विधेयक हैं इसमें लोग जो विरोध में थे। ठीक, तो आप मान के चलिए कि अगर ये चीज़ें 2014 में हुई होती, या जो आपने जम्मू कश्मीर पे अभी हुआ है 2019 वाला, जम्मू कश्मीर पेश हुआ था ना संसद में, दोनों सदनों से पेश हुआ तब पारित हुआ वो, अगर ये सब राज्यसभा में बहुमत नहीं रहता, राज्यसभा में अगर बहुमत नहीं रहता तो क्या आपको लगता है पारित करा लेते? नहीं पारित करा पाते। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? जब दो लोग झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। आप लोग एम्बुलेंस का नंबर सुने ना? एम्बुलेंस कितने नंबर पे आती है? 108 पे आती है। क्यों आती है? कोई लड़ाई झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले,
ठीक है, दोनों के बीच झगड़ा होगा, ठीक, तो कोई ना कोई फ़ोन करेगा कि हमको लेके जाना, भर्ती कराइए, ठीक। तो जब दोनों सदनों में मारपीट होती है, ठीक है, तो कोई एक फ़ोन करेगा, ठीक, तो उसको फ़ोन कौन करता है? अच्छा, दो सदनों में कभी कभी मान दोनों सदन खूब लड़ रहे हैं, कोई बाहरी से फ़ोन कर दे कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ठीक, तो वहाँ पर राष्ट्रपति आ जाएंगे फिर। हाँ क्या? ये दोनों के एम्बुलेंस है। हाँ, ये लोगों की एम्बुलेंस है वो, मतलब वो कॉल करेंगे, ठीक, कि एक काम करिए, आप दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, आप दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, अब यहाँ बीच में संयुक्त अधिवेशन होगा, अब दोनों लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग, उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, और उसमें उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? मतलब इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद की स्थिति आप लोगों की है, इन दोनों के अध्यक्ष इस लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इस संयुक्त अधिवेशन जब बैठेगा, राष्ट्रपति उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाएंगे, ठीक है। जब वो संयुक्त अधिवेशन बैठेगा तो उसको बुलाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति का है, क्योंकि जैसे क्या है कि जो मंत्रिमंडल है, किसके सलाह पे काम कर, सॉरी, मंत्रिमंडल के सलाह पे कौन काम करता है? राष्ट्रपति काम करते हैं। अब राष्ट्रपति जब काम करते हैं और मंत्रिमंडल को ये लग रहा है कि ये विधेयक पारित कराना जरूरी है, ठीक, जैसे सीए कुछ जरूरी था, ठीक है, हम आप लोगों को सीए पढ़ाए इतने अच्छे तरीके से कि जो उसमें 6 धर्मों को शामिल किया जा रहा है और मुस्लिमों को शामिल नहीं किया जा रहा है, विवाद उसी पे था, ठीक। तो जो इनको लग रहा है कि नहीं ये विधेयक हमको पारित कराना चाहिए या ये विधेयक पारित होना चाहिए, अब ये विधेयक पारित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति जब कोई काम अपने मन से नहीं कर रहे हैं तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम तो मंत्रिमंडल ही करता होगा। दिमाग लगाइए कि संयुक्त अधिवेशन जो है उसको बुलाने का काम तो मंत्रिमंडल ही करेगा ना। आखिरकार राष्ट्रपति जो हैं वो बिना मंत्रिमंडल की सलाह से काम नहीं करते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करवाएगा? भले उसको बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन उससे उनसे करवाता कौन है? मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल को ये लग रहा है कि ये विधेयक हमसे पारित होना नहीं हो पाएगा, जब हम संयुक्त अधिवेशन बुला देंगे तो हम पारित करा लेंगे, ठीक। अब जब दोनों सदनों से संयुक्त अधिवेशन होता है, अब दोनों सदनों में यहाँ बीच में, जैसे जो हमारा संसद भवन है, संसद बीच में सेंट्रल हॉल है जहाँ पे हमारा संविधान लिखा गया है, ठीक। सेंट्रल हॉल में ही लोग बैठते हैं, वहीं पे संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक। अब तो ये बड़ा बन गया है सेंट्रल हॉल वाला, ठीक। तो यहाँ पे बैठेंगे तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा स्पीकर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा अपने आप में कर ही रहे हैं अध्यक्षता। जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसमें राज्यसभा के भी लोग बैठेंगे और लोकसभा के भी लोग बैठेंगे, ये दोनों लोग बैठेंगे और दोनों की अध्यक्षता कौन करेगा? ये लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि मान के चलिए कि लोकसभा के स्पीकर को कभी हटाना रहता है या सदन के कुछ सदस्यों को निलंबित करना रहता है या मंत्रिमंडल को ये लग रहा है कि हमारा विधेयक पारित नहीं हो रहा है, ठीक। जब हमारा विधेयक पारित नहीं हो रहा है तो हम लोकसभा अध्यक्ष तो हमारी पार्टी के हैं, जबकि जो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, ठीक है, वो कभी भी, जैसे ब्रिटेन वगैरह में है, ठीक है, जो कोई भी पक्ष ही रहता है, पक्ष का कभी नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि आपके पास साधारण बहुमत होना चाहिए, आप ही का वो स्पीकर बनेगा, ठीक। आप स्पीकर किसी न किसी कितना भी आप कर लीजिए, आप उस पद पे बैठे हैं तो आप कितना भी कर लीजिए, वो खींचे नहीं, कहते हैं गाँव में कि हंसुआ कितना मुरा जाए खींची था अपनी हो रही, ठीक। तो कितना भी कर लें, लोकसभा के जो स्पीकर है करेंगे तो अपनी वाली, ठीक है। अगर लग रहा है इनको कि नहीं हमको पारित कराना है और लोकसभा अध्यक्ष को हम कहेंगे कि देखिए जब हम संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, और अच्छी तरह पता है कि जो भी उस सदन की अध्यक्षता करेगा वो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा के सभापति हों या संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष हों, लोकसभा के अध्यक्ष, जब भी कोई अध्यक्षता करता है तो उसके पास पूरी शक्ति होती है कि वो जो है वहाँ के सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ऐसी पावर है ना लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा के सभापति के पास, चाहे जो संयुक्त अधिवेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बुलाएंगे, जब यहाँ पे बुलाएंगे उनको तो अब संयुक्त अधिवेशन बुला देंगे, अब सभी लोग बैठे हैं, अब उनको लग रहा है कि अभी भी ये विधेयक पारित नहीं हो सकता है, ठीक, अभी भी उनको लग रहा है कि विधेयक पारित नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को चढ़ा देंगे, लोकसभा अध्यक्ष जी थोड़ा देख लीजिए, जो विपक्ष के जितने भी हैं उन सबको क्या करिए, उनकी सदस्यता फिलहाल के लिए जो निलंबित करिए, निलंबित कर देंगे, वो लोग निकल जाएंगे बाहर, ठीक, वो अपना पारित करा लेंगे साधारण बहुमत से,
ठीक है, तो ये होता है संयुक्त अधिवेशन। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पे? कहीं पे विधान परिषद है, कहीं पे विधान परिषद नहीं है। ठीक, जैसे कोई भी पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा क्या राज्य विधानमंडल में है क्या? आपसे तो कोई भी पूछ सकता है ना ये चीज़ कि आप हमें बताइए कि क्या राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है। 109 में क्या है? धन विधेयक का विशेष प्रावधान। इसमें धन विधेयक की परिभाषा। ठीक, धन विधेयक का विशेष प्रावधान में क्या था? हम ये सोच रहे हैं कि इतना मतलब ये भी विस्तार में बताया ना ये चीज़, इसको तो बहुत ज़्यादा विस्तार में उसमें बताए थे। ये बताइए, इतना विस्तार में बताने की स्थिति है कि आप लोग सिर्फ सो रहे हैं। बताइए, इस तरह होगा? इस तरह जबकि इतना विस्तार में बताया गया कि धन विधेयक कैसे क्या होता है, कैसे होता है, क्या है, इसमें 2 दिन बताए हैं इसको। उसके बाद की स्थिति क्या आप लोगों को याद नहीं है। ठीक, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक के विशेष प्रावधान का मतलब है कि इसको राष्ट्रपति की अनुमति पे लाया जाता है। ठीक, ये विधेयक है तो राष्ट्रपति के अनुमति पे इसको लाया जाता है। ठीक, ये जो है राज्यसभा इसको 14 दिन से ज़्यादा दिन तक, मतलब 14 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकती है। ठीक, धन विधेयक कैसे है, क्या है, इसको कौन मतलब घोषित करता है कि धन विधेयक ही है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये चीज़ नहीं बताया हम लोग को। अच्छा, धन विधेयक को राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किया जाता है? नहीं, ऐसी बात थोड़ा। जो धन विधेयक है, अभी हम बताए हैं कि वो जो है धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकती है। ठीक, अच्छा, जब हम धन विधेयक आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो धन विधेयक का विशेष प्रावधान है। जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो आप बताए थे कि ये जो है राज्यसभा को टाइम इतना दिन तक क्यों नहीं दिया गया है कि आप जो है 14 दिन से पहले ही उसको या तो आप पारित कर दीजिए, या तो आप जो है 14 दिन तक इसको रोक के रख सकते हैं। 14 दिन बाद ही अपने आप ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा। क्यों पारित हो जाएगा? अगर सरकार को लग रहा है कि हम बताएं ना कि धन विधेयक के विशेष प्रावधान में, ये जो विशेष प्रावधान है कैसे आएगा, कब लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा, क्या होगा। धन विधेयक की परिभाषा में कहा गया है कि हम या तो टैक्स बढ़ा सकते हैं, बताएं ये चीज़, टैक्स घटा सकते हैं या टैक्स को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, अगर सरकार को लग रहा है, अच्छा, टैक्स जो घटाने बढ़ाने का काम है कौन करता है? सरकार करती है। जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई सरकार वो करती है ना। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि ये बताइए कि राज्यसभा में जो है धन विधेयक क्यों नहीं पेश किया जाता है? पूछे हैं क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पेश किया जाता है क्योंकि वो जो धन विधेयक पेश करती है वो सरकार पेश करती है, और जो धन विधेयक पेश करना उसमें टैक्स की बात आई है तो टैक्स घटाना है, टैक्स बढ़ाना है, टैक्स को खत्म करना है, वो तो मंत्रिमंडल करता है ना, वो तो मंत्रिमंडल करता है ना। अच्छा, ये बताइए, सरकार को लग रहा है कि नहीं, हम जो है पराठा में अगर घी लगा है हम उस पर जो है टैक्स लगा के 5% हमको लेना है पहले, क्योंकि कृषि वगैरह पे जो है खाने वगैरह पर टैक्स पहले नहीं था। जिस आप लोग देख रहे होंगे इसमें दूध का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें जो छोटा पैकेट वाला जो 10 रुपये का आता था अभी तो 10 का मिल रहा है, लेकिन 8 रुपये का आता था। पहले 8 का आता था, अब 10 का आ रहा है, क्योंकि हम लोग पैकेट का दूध नहीं पीते, हम लोग गाँव में भैंस का दूध पीते हैं। ठीक है, हम लोग पैकेट का डब्बे का दूध नहीं पीते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो जैसे पहले क्या था कि वो जो आधा लीटर का दूध था शायद वो 30 रुपये का आता था, 28 का, अब 32 का आ रहा है, 33 का। सोचे कि इन हमको लगता है कि साल भर के अंदर ये 5-6 रुपये बढ़ा है। ठीक है, अच्छा, इसको बढ़ाने का काम कर रहा है सरकार, कर रही है। ठीक, अगर ये पावर राज्यसभा को दे दी जाए तो राज्यसभा को विधेयक पारित नहीं होने देगी, पारित होने देगी वो, इसीलिए कहा गया। अच्छा, पारित बस हम इसलिए नहीं समझाते हैं कि आपको, हम इसलिए आपको समझाते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए। हम पागल थोड़ा है कि इतना समझाते हैं आपको। ठीक है, हमको सिर्फ बता देते कि धन विधेयक ऐसे, ये चीज़ ऐसे है, बता के निकल लीजिए। समझाना इसलिए कि हम जब आपको बताते हैं,
ठीक है, जब हम आपको बताते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें अलग से आती हैं, तो हमको भी समझाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो ये धन विधेयक है, तो धन विधेयक के विशेष प्रावधान में यही कहा गया कि इसको कौन पेश करेगा, कैसे लाया जाएगा, क्या होगा, कौन इसको रोक सकता है। ठीक है, और धन विधेयक की परिभाषा में टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को घटाना, ठीक है, और टैक्स को या तो ख़त्म कर देना। एक चीज़ हम आपको और बताए थे कि जब किसी पे जुर्माना लगता है, ठीक है, वो धन विधेयक में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो सब चर्चा है ये सब इसमें है, इसमें भी वही है 197, 98 से लेके सब जो चर्चा है यही सेम इसमें भी है। तो आप सोचिए कि ये जब सेम इसमें भी है तो यहाँ पे तो किसी किसी राज्य में विधान परिषद है या नहीं है। यहाँ पे किसी किसी राज्य में तो विधान बहुत, हमारे 6 राज्य में है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, सिर्फ 6 राज्यों में है विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद का उतना तो कोई मतलब यहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है, यानी धन विधेयक कहीं ना कहीं पारित जो करने का पावर है यहाँ पे लोकसभा के पास है और यहाँ पे विधानसभा के पास है। ठीक, अच्छा 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। ये विधेयक हम लाए 108 में। ठीक है, 108 में हम विधेयक लाए। ठीक, 109 में जब पारित नहीं हो पाया, झगड़ा लड़ाई हो रही थी, संयुक्त अधिवेशन लाए। ठीक, फिर हम धन विधेयक का प्रावधान कर रहे हैं, धन विधेयक की परिभाषा बता रहे हैं। ठीक, विधेयकों पर अनुमति, ये हम आपको बताए थे कि जो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, यहाँ पे हम विधेयकों को ला रहे थे, ये लोकसभा में ला रहे हैं ना, ये लोकसभा राज्यसभा में ला रहे हैं ना। ठीक, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो यहाँ पर राष्ट्रपति इन दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुला रहे हैं। ठीक, अगर लड़ाई झगड़ा इनमें हो रही है तो इनको बुला रहे हैं यहाँ पे। अब दोनों सदनों से बिल पारित होगा उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास ना। तो ये जो दोनों विधेयक है, धन विधेयक भी पारित होता है, लोकसभा से पारित हो जाएगा। ठीक, साधारण बहुमत से, राज्यसभा में ऑलरेडी 14 दिन पारित हो जाएगा वो। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति का मतलब होता है पहले ही अनुमति राष्ट्रपति से ले ली जाती है कि हम धन विधेयक पेश करने जा रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष अगर उसको कह देंगे कि नहीं ये धन विधेयक है तो धन विधेयक होगा, लोकसभा में उसको साधारण बहुमत से पारित करा जाएगा। अच्छा, इसको विशेष बहुमत से क्यों नहीं पारित कराया जा रहा है? ठीक है, तो ये आपसे बस कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आर्टिकल कोई याद कर लेगा। जैसे हमको आर्टिकल नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि हम जो आर्टिकल पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ इसका जो आर्टिकल पढ़े थे, हम लोगों को जो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, ज़्यादातर केंद्र का ही पूछता है। यूपीएससी हो तो उसको राज्य से क्या मतलब है। अच्छा ये बताइए, जो केंद्र का पढ़ लेगा, राज्य में कोई समस्या उसको होगी? वही चीज़ तो राज्य में भी करना है। तो वो देखिए, वो यूपीएससी अपने ढंग से पूछती है। तो हम लोगों को जो पढ़ाया गया सिर्फ यही पढ़ाया गया, पूरा राज्य को छोड़ा गया है, पूरे राज्य को छोड़ा गया है, नॉर्मली बस बताया गया है, हाई कोर्ट बता दिया गया, अध्यक्ष न्यायालय बता दिया गया। ठीक है, इस पूरे राज्य को छोड़ा गया है सिर्फ ये कह के कि इस भाई वो बड़े कोचिंग की संस्था है, उन लोगों को पता है। अब जिसके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और पेपर देखने का, और हमारे एक्सपीरियंस उनके बहुत अंतर है। अब भले हम 1995 का पेपर हम देख लें, लेकिन वो कम से कम 10 से 15 साल से, 20 साल से उसी में मजे हैं वो। ठीक है, वो उसी में पढ़ा रहे हैं। राजेश मिश्रा सर हैं, पॉलिटी के टीचर हैं, दृष्टि में पहले पढ़ाते थे, अब अपनी खुद की सरस्वती खोल ली हैं। ठीक है, वो पढ़ाते सर पढ़ा रहे थे, पता नहीं इसमें पढ़ाते कि नहीं। ठीक है, वो पॉलिटी के टीचर गजब हैं। उनका कल एक मैं लेक्चर देख रहा था इसी पे कि एक था, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पे लोकसभा में जो मंत्रिमंडल होता है, उसमें लोकसभा का जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। जानते हैं हम, जैसे क्या कि भाई वो लोग बड़े हैं थोड़े से, ज़्यादा उन लोगों का माइंड ज़्यादा विकसित है। ऐसा नहीं कि कोई कम सोचता है, लेकिन उनका हम लेक्चर जब कल देखे तो हम सोच रहे थे कि बताइए कितना दिमाग है, क्वेश्चन पूछने वाले का तरीका क्या है। व्यक्तिगत और सामूहिक, इन दोनों में बहुत अंतर।
व्यक्तिगत तौर पे हम आपको अच्छी तरह पढ़ाते हैं कि जब मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक, तो ये जो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद में हैं ये लोग, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा का 15% बनता है, लोकसभा में बहुमत रहता तभी बनता है, ठीक। तो हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना राष्ट्रपति, बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके कहने पर करता है? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है ना। और हम आपको ये भी बताए थे वहाँ पे कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक। जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे तो राष्ट्रपति जब चाहेगा तब हटा देगा आपको, जब चाहेगा तब भगा देगा, ठीक। वो मंत्री जो प्रधानमंत्री उन्हीं के कहने पे हटाया जाता है, ठीक। लेकिन एक होता है कि नहीं, राष्ट्रपति ही हटा देंगे। तो जब वो कल पढ़ा रहे थे हम देखे उनका, तो कहे कि ये बताइए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में बहुत अंतर है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाएगा। जब आप लोकसभा में बैठेंगे तो आप सामूहिक रूप से उत्तर देते हैं किसी भी चीज़ का। अगर कोई गलती हुई तो सभी मंत्रिमंडल उसके लिए, मतलब कोई भी नहीं भार आता है किसी के ऊपर, तो किसी पूरे घर के ऊपर कोई भार आ जाए और घर में किसी सिंगल व्यक्ति पे कोई भार आ जाए, तो यही बात यहाँ पे है। व्यक्तिगत रूप से आप राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, और सामूहिक रूप से आप लोकसभा के प्रति। इसलिए अब हम इतना बताए थे आप लोगों को, वो इसलिए कहे कि व्यक्तिगत रूप से आप इसलिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है, आपकी जो नियुक्ति है, आपको जो शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और आप जब उसमें बैठते हैं सदन में आप जब बैठते हैं आप लोग, तो किसी भी चीज़ पे जब चर्चा होती है तो आप सभी लोगों को जवाब देना होता है, ठीक। तो लोकसभा में सामूहिक रूप से आप जो है जवाबदेही आपकी होगी सामूहिक रूप से। राष्ट्रपति जब किसी भी चीज़ पे पूछेगा, जैसे क्या है, मंत्रिमंडल जो है अब निर्मला सीतारमण है, ठीक, उनको बजट पेश करने के लिए दे दिया गया। अब बजट पेश कर दी, उसमें कुछ और बोल रही हैं 18% जीएसटी किसी और चीज़ पे लगा दीजिए, लग्जरी चीज़ भी ज़्यादा करना चाहिए, ये लोग घटा के रखे हैं। कॉर्पोरेशन वाले जो कंपनियां बड़ी बड़ी उनके पे टैक्स घटा के रखे हैं, हम लोग खाना खाते हैं उस पर टैक्स लगा दिए हैं, ठीक। तो निर्मला सीतारमण को बुलाएंगे व्यक्तिगत तौर पे, ये बताइए आप, वो राजा है ना, जैसे राजा पहले हमारा जो सिस्टम है संसद, तो सर लोकसभा में सामूहिक रूप से बैठे हैं लोग, व्यक्तिगत रूप से जो सवाल पूछेगा सब वो स्पीकर वाला सब पूरे राष्ट्रपति पूछेगा। देखिए सवाल स्पीकर थोड़ा पूछता है कभी, सवाल जैसे आप सभी लोग सदस्य हैं, ठीक है, आप सभी लोग सदस्य हैं, ठीक, और एक राष्ट्रपति का है। आप सभी लोगों को नियुक्त करने का काम जो है राष्ट्रपति का है, ठीक। अगर आप कोई विधेयक पेश किए हैं या किसी भी चीज़ पे कोई विधेयक आप पेश कर दिए, ठीक, राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि ये विधेयक सही नहीं है हमारे देश के लोगों के लिए, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल का कोई 17-18 लोग मंत्रिमंडल में होते हैं, ठीक, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत अंतर होता है, ये चीज़ याद है, ठीक। मंत्रिपरिषद पूरी लोकसभा का 15%, आप उसमें आते हैं कितने, लगभग 76 तक करीब हैं लोग, ठीक। अब 76 लोगों को तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, तो मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, उसी को मंत्रिमंडल बोला जाता है, जो कैबिनेट मंत्रालय होता है, जिसके पास मेन मंत्रालय है, ठीक है। अब वो लोग जो हैं, अब वो लोग कोई विधेयक पेश करते हैं तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो क्वेश्चन थोड़ा पूछते हैं। अब आप कोई विधेयक पेश किए तो राष्ट्रपति आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसा विधेयक क्यों पेश किया जा रहा है। जैसे सीए जब विधेयक पेश किए, ठीक है, गृह मंत्री जो है, नागरिकता पे अधिकार किसका है, गृह मंत्रालय का, कानून बनाने का। अब गृह मंत्री पेश किए, अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पूछना चाहिए था कि ये बताइए कि इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे देश में मुस्लिम नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप पे आपको राष्ट्रपति जाके जवाब देना होगा, ठीक है। लेकिन सामूहिक रूप में जैसे सभी मंत्रियों को, जब आपका मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट, जैसे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करना होता है, तो पूछा जाएगा तो ये लोग सभी लोग जवाब दे होंगे इसके सामूहिक रूप से, जितने भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे लोग, ये लोग सभी लोग जवाब दे होंगे उसके। तो इसी को बुलाता है कि आप जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाब दे होंगे, जबकि राष्ट्रपति जब बुलाएंगे तो आप सिंगल जवाब दे होंगे, ठीक है, कि हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक। तो ये वो कल बता रहे थे कि आपकी नियुक्ति इस तरह होती है। कहें ठीक है भैया पढ़ाइए, अभी सीखने से ही मिलता है, कुछ ना कुछ दिन पर दिन आप सीखते हैं, ठीक है। तो जब वो पढ़ाए तो विधेयकों पर अनुमति, ठीक, राष्ट्रपति के पास यहाँ से पारित होगा, यहाँ से भी पारित होगा तब भी, और यहाँ से भी पारित होगा तब भी राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति जब विधेयकों पर अनुमति देंगे, ठीक, अब जब विधेयकों पर अनुमति देंगे तो पारित हुआ, नहीं देंगे नहीं पारित हुआ, वापस लौटा देंगे, दोबारा आएगा, पारित कराना पड़ेगा, या तो अपने जेब में रख लेंगे, या तो विधेयकों पर अनुमति देना है राष्ट्रपति को, ठीक है, या तो आप उसको पारित कर दीजिए।
या तो उसको आप वापस कर दीजिए, ठीक है, या तो आप जेब में रख लीजिए, ठीक। वापस करेंगे फिर आएगा, दोबारा आएगा तब उसको पारित करना ही होगा। पहली बार पारित करते ठीक है, नहीं तो जेब में रख लेंगे तो नहीं होगा फिर, ठीक। तो ये होता है विधेयकों पर अनुमति। यहाँ भी 196 से लेके 200 लगभग 1 तक यही सब चल रहा है। सॉरी ठीक है, 196 से लेके विधेयकों का पूरा स्थापन, 197 धन विधेयक का विशेष प्रावधान, फिर विधान परिषद की क्या पावर है, क्या विधान परिषद उसको रोक सकती है, वो 196 से लेके 201 तक यही है, ठीक है। अब यहाँ पे 212 में है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। हम लोग इसको बजट बोलते हैं। केंद्र सरकार इस बजट को कब पेश करती है? ठीक। तो वार्षिक वित्तीय विवरण ये हम आपको बताए हैं कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है हम लोग जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो बजट जो है एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक। वहीं से पहले ब्रिटेन ने लिया था इसको, ठीक। पहली बार इसको जो बजट पेश करने का काम वही की है, ब्रिटेन की है, ठीक। तो इस बजट में क्या होता है, पूरे साल में कितना आय होगी, कितना व्यय होगा, ठीक है, कितना आय होगी, कितना व्यय होगा, किस पे कितना खर्चा होगा, इस बजट में कहा जाता है, इस बजट में बताया जाता है। हम लोग आपको पेपर दिखाएं, अच्छा हुआ कि हम पेपर ला दिए हैं आज। किसका है? 2021-22 का है, ठीक। ये है बजट, लिखा है बजट एट अ ग्लैंस, बजट का सार, ठीक। 2021-22 का बजट है। वार्षिक वित्तीय विवरण देखिए, इसमें लिखा है बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया होता है कि इन्हें आसानी से समझा जा सके। इस दस्तावेज में भारत सरकार के राजकोषीय घाटे, इकोनॉमी में आएगा, राजस्व घाटे, ठीक, सब इकोनॉमी का प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा के साथ साथ इसकी प्राप्तियों और खर्चों को भी दर्शाया गया होता है, ठीक। सुने आप लोग, जो चीज़ें इकोनॉमी की है, ये जो बजट है यहाँ पे विस्तार में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक। ये बजट इकोनॉमी का है, इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा, ठीक, अच्छे तरीके से कि कैसे बजट पेश होता है, कब बजट पहली बार पेश हुआ, सर्वाधिक बार बजट कौन पेश किया, कौन से बजट में अकाल प्राप्त आया, ये सब चीज़ें इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है, देखिए इसमें देखिए कि 2000 जो 19-20 का वास्तविक एनुअल बजट था लगभग 16,84,000 इकाई 10 एकड़ 10 लाख 10 लाख 16,84,059 करोड़, ठीक, बजट आया था 2019 में 16 लाख। यहाँ पे देखिए लिखा है राजस्व जो प्राप्तियाँ हैं लगभग जो मिला था सरकार को 16 लाख, ठीक है, 84,059 यहाँ पे दिया है करोड़ में, जितना भी बजट है सब यहाँ पे दिया है, रुपये करोड़ में दिया है। तो 16,84,059 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त हुए थे, ठीक। कर से कितने प्राप्त हुए थे? जो कर होता है जिससे हम लोग टैक्स लगाते हैं 13,56,902, हमें टैक्स जो मिला था एक साल में 13,56,902, ठीक है। ये एक्चुअली बता रहा है 2019-20 का, जबकि ये बजट हम पढ़ रहे हैं 2021-22 का, 2021-22 का है ना। तो जब भी बजट पेश होता है तो पूरे पीछे का बताया जाएगा, 2019-20 से लेके 20-21 का लेके 21-22 का, ठीक है। तो क्योंकि अब तो हमें फ्यूचर देखना है ना, क्योंकि अब जब ये बजट पेश किया जाता है, तो आगे का दिखाया जाता है कितना खर्चा होगा। अब देखिए 2021-22 का देखिए, इसमें लिखा है जब 2020 और 21 में बजट पेश किया गया था, ठीक, जब 2020 और 21 में बजट पेश किया गया था तो जो अनुमान था कि राजस्व जो प्राप्तियां होंगी 20,20,926 करोड़। जैसे सरकार जो है ऑलरेडी पहले से कह देती है कि हम अपने यहाँ, जैसे हमको अनुमान आप लोग नहीं लगा लेते हैं कि हम आज अपनी दुकान लगाए, हो सकता है कि हम आज 1,000 कमा लें, ये भी हो सकता है कि हम आज 1500 भी कमा लें, ये भी हो सकता है कि हम आज 800 कमाएं, ठीक है। तो सरकार अनुमान लगाती है। तो यहाँ पे दिया है कि 2020-21 में जब सरकार बजट पेश की, उसने अनुमान लगाया था कि जो राजस्व प्राप्ति होती है,
ठीक, जो राजस्व प्राप्ति होती है उससे हम प्राप्त करेंगे 20,20,926 करोड़, वो हमें प्राप्ति होगी। लेकिन एक्चुअली जो हुआ 2021 जो है 20-21 का जो एक्चुअली, जैसे अब क्या है, अब 1 साल हो गया 2020, अब हम लोग 2023-24 के लिए डाटा पेश किए हैं, तो हमने डाटा रखा है कि हम लोग 45 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। अब जब अगला 2024 और 25 के लिए पेश करेंगे तो 2023 और 24 वाला, जो 2023 और 24 का है, अब इसमें हम बताएंगे कि देखिए हमने 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन हमें घाटा हुआ, हमने जो है 40 लाख करोड़ ही पाया। ठीक है, ये सब देखिए इसमें दर्शाया गया है कि इसमें प्राप्तियां हैं। देखिए इसे दिया है कर से 16 लाख, लेकिन हम लोग कर से पाए हैं 13 लाख ही। पूंजी प्राप्तियां जिससे ऋणों की वसूली होती है, जैसे बैंक वगैरह कर्जा देती है, ठीक, तो जो बैंक कर्जा देती है उससे लिया जाता है। इसमें लिखा है कि रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट, जो अदर प्राप्त होते हैं, उधार, जो हम लोग किसी को उधार देते हैं, सरकार देती है उधार, ठीक, विदेशों में उधार देती है, ठीक, वो जो उधार देती है उससे कितना मिलेगा, तो 10,21,304, क्या 10,21,304 से हम लोग पूंजी प्राप्त करेंगे। उसमें ऋणों की वसूली, अन्य प्राप्तियां, उधार और अन्य देयताएं, ये सब इकोनॉमी का शब्द है। वो ऐसा नॉर्मल नहीं पूछता है, ये इसमें से पूछेगा। ठीक है, तो जो बजट होता है, सरकार पहले बजट पेश कर देती है, सरकार अनुमान लगाती है कि हमको देखिए ये काम करना। अच्छा ये बताइए कि सरकार जब 2020-21 के लिए बजट लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि बजट अनुमान दिख रहा है, बजट अनुमान देखिए लिखा है बजट अनुमान, आज 2020-21 के आगे फिर लिखे देखा है बजट अनुमान संशोधित, लिखा है यहाँ पे देखिए बजट अनुमान लिखा है, यहाँ पे लिखा है बजट अनुमान संशोधित अनुमान लिखा है ना। क्यों लिखा है? क्योंकि जब 2020-21 में बजट हम पेश किए थे तो उस समय हम बताए थे कि हमको जो कर से प्राप्ति होगी 20 लाख करोड़ लगभग प्राप्ति होगी, लेकिन हमें वो उतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें प्राप्त नहीं हुआ, हमें प्राप्त हुआ 15 लाख करोड़ ही। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी इस बार जो 23-24 का है, हमने जो 45 लाख करोड़ का बजट रखा है, ठीक, तो जो हमने इसमें तो पूरा नहीं दिया है, टोटल जबकि देना चाहिए था 6 इधर भी दिया होगा, थोड़ा मोड़ा तो है भी नहीं ना, पता नहीं कितने पेज में है, अच्छा नहीं दिया, नहीं दिया है यहाँ पे। टोटल जितना भी हो ये सब जोड़ के बताया जाएगा। ठीक है, तो जो बजट हम लोग पेश करते हैं, तो इस वाले बजट में हम यही बताते हैं, आप लोग जब भी, अब इस बार का जो बजट पेश होगा, ठीक है, आप लोग जब बजट पेश करेंगे तो आप लोग एक बजट का ऐप हम आप लोगों को बताए हैं, उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, बजट के बारे में सारी जानकारी दिया है। ठीक है, यूनियन बजट के नाम से वो ऐप है, ये सब चीज़ें पढ़ा करिए। PUBG गेम कहाँ डाउनलोड करते हैं आप लोग? फ्री फायर, कोई है फ्री फायर खेलता है बजट लोग PUBG खेल रहे हैं, हम ये कहाँ खेलते हैं? कम से कम इन सभी चीज़ों को पढ़िए आप लोग। ठीक है, इस पर ध्यान दिया करिए, ये आपके मतलब आपकी जानकारी के लिए। जब आपको देखें, हम जब कहीं खड़े होते हैं, हमारे सामने जब कोई बोलता है तो हम उसको बोलना ही नहीं देते हैं, हमारी सबसे बड़ी खासियत है। और हमको नहीं आता, नहीं समझता, हम बोलेंगे, हम वहाँ से हट जाते हैं। हमारी दो ही खासियत है कि यार हमको आएगा तो हम आपको बोलने नहीं देंगे, और दूसरी बात है कि अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम वहाँ खड़े नहीं रहेंगे, हम वहाँ हटेंगे, क्योंकि हम आपका जवाब नहीं दे पाएंगे वहाँ पर ना। ऐसे जगह फिर खड़े होने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बहस करेंगे उस पर। नहीं वो अब उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? स्कॉर्पियो से चलना है, आपकी मर्जी। आप इमोशन पे आपके इफेक्ट पड़ रहा है क्या? देखिए, ये आप सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री जिस दिन आप बनेंगे, 45 लाख करोड़ का जब बजट पेश होगा, जब 45 लाख करोड़ का बजट पेश होगा और आप देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, और आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि 5 लाख करोड़ कैसे ही चुरावे के है सोचिए, हम लोग देखिए, हम लोग का जो दिमाग है, देखिए जितना हम लोग तो वही सोचते हैं ना। लोग कहते हैं कि अरे जितना चादर उतना ही पैर फैलाए, कहाँ है? चादर नहीं खरीद के लाएंगे, ठीक है, चादर नहीं खरीद के लाएंगे और पैर फैलाएंगे, ठीक है, लेकिन फैलाएंगे, ठीक, उतने में तो नहीं रहेंगे। चादर नहीं खरीद के लाएंगे, और बड़ी, इस बार तो बहुत बड़ी चादर लाई जाएगी, ठीक है, कम से कम 2 लोग 3 लोग उसमें सोएंगे, ये ऐसे लाइन से ठीक है, तो ऐसा सोचिए
अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को लोग चाय बोलते बेचते हैं, हम तो कभी ज़िंदगी में उनको मानते ही नहीं, कोई चाय बेचे होंगे। ठीक ठीक है, उनका पता नहीं कोई एक सर्टिफिकेट उनका कोई जोड़ता है, पढ़ने उड़ने का सब कुछ जोड़ता है, तो कहता है हम कभी कभी देख के हंसते हैं इन लोगों पे कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, लोग विश्वास भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने में क्या जाता है। और एक बार सोच के देखिए कि आप देखिए, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका मन भी बड़ा करने का करता है। ठीक है, हम जब छोटा सोचेंगे ना कि हम अपना घर में छोटा बिता लें, तो फिर वही छोटे में ही रह जाएंगे। कम से कम आप जब जिस दिन आप बड़ा सोचते हैं करने के लिए, तो आप सोचते हैं कि हम जैसे क्या है कि स्कॉर्पियो में चलना है, किसी को लेजेंडर में चलना है, किसी को थार में चलना है। ठीक है, तो हम बड़ा सोचेंगे ना, हम सोचेंगे कि हम हवाई जहाज में चलें, हमारी खुद की एरोप्लेन हो, मुकेश अंबानी से बड़े आदमी हो, सबसे बड़ा एलन मस्क उसके बड़े हो। अरे अच्छा, एलन मस्क सोचा कैसे? धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पे रहते हुए बोल दिया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। सोचिए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसी का कोट है ना वो, धीरू भाई अंबानी का। कैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लिया वो। आज उसका लड़का मुकेश अंबानी जियो फ्री धनाधन दे रहा है डाटा, हम लोग 5G यूज कर रहे हैं। ठीक, तो कम से कम बड़ा विजन रखिए अपना। बड़ा विजन बड़ा रखने में क्या दिक्कत है? तो सरकार अपना विजन रखती है 45 लाख करोड़ बजट पेश किया, 45 लाख करोड़ का बजट है, बजट पेश की है। अब उसमें खूब खर्चा गिनाई है। ठीक, तो आप लोगों को बजट अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं कि वार्षिक वित्त निर्णय हो गया, यहाँ पे है प्राकलन। ठीक, इसमें है विनियोग विधेयक। ठीक, इसमें है अनुपूरक, अतिरिक्त, ठीक, प्रत्यानुदान। ठीक है, इसमें है लेखानुदान। ठीक, इसमें है वित्त विधेयक। अब आप लोग सोचिए, ये बजट पेश हुआ। ठीक, सरकार खूब घुमाई, इतना लाख करोड़ का हम बजट पेश करेंगे। ठीक, इसमें सरकार जो है कही होगी। अच्छा, इसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें खर्चा कितना की थी राज्य सरकार। बता दें, सभी बता दें जब देख ही रहे हैं तो। देखिए इस पे लिखा है, इस पे लिखा है कि प्रमुख मदों पर व्यय लिखा है। ये बजट है, प्रमुख मदों पे व्यय लिखा दिख रहा है, इधर देखिए दिख रहा है प्रमुख मदों पे व्यय, मतलब कितना पैसा खर्चा करना है 2019 और 20 में। ठीक, ये बजट पेश होगा। अब देखिए हुआ क्या, सरकार खूब पहले तो बोल दी कि हम 45 लाख करोड़ का बजट पेश किए हैं। ठीक, इस बार जो है 2019-20 में पेश की थी 26,86,330 करोड़ का। 2019-20 में 26 लाख और 2021-22 के लिए था 34,83,236। ठीक, तो 2026 में जब उसने बजट पेश किया तो 26,86,330 था। जब 2020 और 21 में ये अनुमान बढ़ा तो 2 लाख बढ़ गया, तो 30,42,230, यानी 4 लाख बढ़ा था। तो जो 26 लाख था, हमने अनुमान लगाया था ना, हमने अनुमान लगाया था कि हम कम से कम 26 लाख करोड़ का खर्चा इस बार हम कर देंगे। लेकिन वो खर्चा कितना हो गया? 30 लाख करोड़। हम घाटे में हो गए कि नहीं? कितने घाटे में? 4 लाख करोड़। ये घाटा कहाँ गया? बोलिए, ये घाटा कहाँ गया? आप देखिए प्राकलन, देखिए प्राकलन में हम आपको बताए हैं कि हम सबसे पहले सब एस्टीमेट बता देते हैं। आपको बताया था कि जब मोबाइल फ़ोन लेना रहता है उसको, ठीक, जब उसको मोबाइल फ़ोन लेना रहता है तो हम लोग EMI कराते हैं। अरे मान के चलिए, ठीक है, हम लोग जब हमको फ़ोन लेना था हम लोग EMI कराते हैं, उसका फ़ोन EMI पर आएगा। ठीक, 4-5 हज़ार दे के उसका फ़ोन EMI पे हो जाएगा। अब हम कुछ लेना है तो हम पहले पूरे घर में बवाल मचाएंगे, हमको ये लेना है, हमको वो लेना है, इस पर इतना खर्चा होगा, इस पर इतना खर्चा होगा, कोचिंग जाना है, कोचिंग का फीस 800 रुपया है, हम गाड़ी से जाना चाहते हैं, गाड़ी में हमको पर डे 100 रुपये का तेल चाहिए। ये सब आप मानते हैं ना, ये सब बताते हैं कि नहीं? ये है आपका प्राकलन। अब देखिए प्राकलन में सरकार बजट कैसे पेश की है। उसने पेंशन पे बोला है कि अगर इस साल जो हम पेंशन पे खर्चा करेंगे, ठीक, तो 1,83,955 करोड़, ये 2019-20 का है बजट। ठीक, सरकार बता दी कि हम पेंशन पे खर्चा करेंगे 1,83,955 करोड़, बता दिए। अब 2020-21 में ये जो है
2,10,682 करोड़ हो गया। ये बताइए, ये 17-18 जो एक्स्ट्रा हुआ है आपका, ये कैसे एक्स्ट्रा हो गया? 17-18 हज़ार करोड़ एक्स्ट्रा हुआ, कैसे एक्स्ट्रा हो गया? कहाँ पेंशन आ गया? आप तो जोड़े होंगे ना, आप तो जोड़े होंगे ना। नहीं समझ आ रहा है चीज़ क्या है? आपने बजट पेश किया 2019-22 में 1,83,955 करोड़, ठीक, पेंशन के लिए, पेंशन देना, जैसे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय से ये हैं आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, लोको रेलवे के लोको पायलट हैं, ठीक, ये जितने भी लोग हैं जिनको पेंशन मिलता है, ठीक, अब सरकार उस पर कह रही है कि हम लोग 1,83,955 करोड़ इस बार देना है। सरकार कहीं सोई रहती है क्या कि 2,10,000 का फिर कर दिए? सरकार कहीं सोई है? ये बढ़ कैसे गया 18,000 करोड़? जो आपके कैलकुलेटिंग करने वाले लोग हैं वो तो जब आप 1 साल का बना रहे हैं तो कितने लोग अब नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। आप नौकरी दे ही नहीं रहे हैं, रिटायरमेंट किसी का जल्दी हो ही नहीं रहा है। आई 18,000 करोड़ बढ़ कैसे गया? ये 18,000 करोड़ कैसे बढ़ा? अरे पूछने वाले अगर रहेंगे तो पूछेंगे ना कि भैया ये बताइए कि आपने पेश किया 1,83,955 करोड़, ठीक है ना? हाँ ठीक, यही है 1,83,955 करोड़ पेश किए। आप जब अगली बार संसद हुआ तो आप कह रहे हैं कि हमने लगभग 2,10,682 करोड़, यानी 1,83,000 से 17,000, वो लगभग 17-16 मान लीजिए, अब 10,000 26,000 करोड़ एक्स्ट्रा गया कहाँ? कहीं ना कहीं घोटाला हुआ। यानी आप जब प्राकलन बता रहे थे, खूब गिना रहे थे, तो आप कहे कि पेंशन में हम कितना पैसा देंगे, ठीक, आप पेंशन में बोल दिया आपकी 1,83,955 करोड़, आप खर्चा कितना कर रहे हैं? 2,10,000। यानी जब हम घर पे बताते हैं तो प्राकलन में बताते हैं इतना इतना पैसा खर्चा होगा, ठीक, तो यही है। फिर रक्षा में उस साल था 3,18,655 करोड़, खर्चा कितना हुआ? 3,23,000, इसमें 5,000 करोड़ खर्चा हुआ, क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय होता है ना उस पर बहुत सबकी ज़्यादा नज़र रहती है, पेंशन वगैरह पर सबकी ज़्यादा नज़र नहीं रहती है, लोग खाली पेंशन में मांगते हैं, उस पर नज़र कोई नहीं रखता। बताइए 26,000 करोड़ कहाँ से एक्स्ट्रा चला गया? 26,000 करोड़ कम लग रहा है क्या? इस 26,000 करोड़ में आप दिन पर दिन आप सुन ही रहे हो कि कहीं ना कहीं पेंशन पे कोई ना कोई बवाल हो ही रहा है, कोई OPS कर रहा है, कोई NPS कर रहा है, क्या मतलब है? ठीक है, तो ये जो है ये प्राकलन है। तो सरकार जो ये बताई है कि 2019-20 में हमने एक्चुअल बताया था, अब इतना डाटा बताइए सरकार, ठीक, इतना खर्चा किए तो हुआ 26,86,330 करोड़। अब इसमें की है सब्सिडी देना है। अब सब्सिडी में आप लोग सुनते होंगे कि उर्वरक पे सब्सिडी दी जाती है, ठीक, दी जाती है ना, फिर खाद पे सब्सिडी दी जाती है, पेट्रोलियम पदार्थ पे सब्सिडी दी जाती है। जैसे आपका गैस पेट्रोलियम में आता है कि नहीं? गैस पेट्रोलियम में आता है ना, तो जो सब्सिडी आपको मिलती थी पहले 200-250 मिलता था, अब शायद 53 पे मिलता है, कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक, गैस सिलेंडर 1200 का मिलेगा। स्मृति ईरानी आप संसद में लेके नहीं बैठेंगे। स्मृति ईरानी अभी हम कल वाले नहीं बोल दिए कि स्मृति ईरानी जब थी सांसद राज्यसभा की तो वो बोल रही थी, नहीं बनी थी उसमें, तो बोल रही थी कि हम आपको चीनी दिलाएंगे 17 रुपये किलो। सुनेंगे आप लोग? चूड़ी मनमोहन सिंह को बेचती थी, ठीक है, मनमोहन सिंह को अक्सर चूड़ियाँ बेचती थी स्मृति ईरानी जी। आप पता नहीं है, हमको लगता है कि हमारे देश में चूड़ी बिकना ही बंद हो गया है, हम नहीं कोई, ठीक, आप लोग कंगन पहनते हैं, ठीक है। तो जो सब्सिडी देती है सरकार, ठीक, तब सब्सिडी जो दे रही है, अब ये प्राकलन में है, ये है प्राकलन में। हम पैसा चोरी कहाँ करते हैं, हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि आप सरकार की नीतियों को समझिए कि सरकार करते क्या है। हम लोग जो है एक स्कॉर्पियो के लिए सोच रहे हैं कि हम लोग स्कॉर्पियो ले लेंगे 15-20 लाख की, ठीक है, और वो लोग 15-20 लाख करोड़ जब पेश करते हैं तो 8-8 लाख 10-10 लाख करोड़ पता नहीं कहाँ घोटाला कर देते हैं सब। हम लोग से सोचिए कि कांग्रेस जब की थी लगभग 90,000 करोड़ घोटाला था कॉमनवेल्थ में, कोयला घोटाला में लगभग इतना था, ठीक है। ये लोग इतना घोटाला कर रहे हैं कि ये लोग के पास स्कॉर्पियो कमी होगी? 200 गाड़ी लाइन से लेके जा रहे हैं, कौन पूछने वाला है? कोई काहे नहीं पूछते हैं आप लोग कि 200 गाड़ी लाइन से लेके जा रहे हैं, अब कितना आप कम से कम एक दिन में कम से कम 2,000 का आपकी गाड़ी में तेल पड़ेगा। अगर बढ़िया गाड़ी है तो कम से कम आपके एक गाड़ी में 2,000 का तेल पड़ेगा। कहाँ चला रहे हो, कौन सी कंपनी तुम चलवा रहे हो जी? कभी पूछती है हमारी जनता? नहीं पूछेगी। क्यों? कि जनता को मालूम है नहीं, जनता मूर्ख है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए कोई पूछता नहीं है। हम शर्ट लेते हैं, हम इस पर टैक्स देते हैं, ठीक है, हमने टैक्स दे दिया, सरकार कह दी। देखिए चोरी कैसे होती है, सब्सिडी पहले मिलती थी 250 रुपये,
ये लोग देते हैं 53 रुपये। बताइए 200 रुपये कम हुआ? सरकार बता रही है कि हमको इतना सब्सिडी देना है, सब्सिडी दे ही नहीं रहे हैं, पैसा चुरा ले रहे हैं। आखिरकार चोरी कहाँ हो रहा है? चोरी कहाँ हो रही है? सब्सिडी देना है, सब्सिडी कितना देना है इनको? देना है सब्सिडी इनको, इस पर पूरा लिखा ही नहीं है। इनको उर्वरक पे देना था 8,81,124, ठीक। फूड पे देना था 10,800, 10,000 नहीं, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 1,08,688। पेट्रोलियम पे देना था 38,529। सोचिए कि लगभग ये 2 लाख करोड़ का सब्सिडी दिए हैं। गैस पे सब्सिडी किसको मिलता है जी? सोचिए, गैस पे सब्सिडी किसको मिलता है? 50 रुपये सब्सिडी मिलता है, दिए 38,000 करोड़ रुपये आपके पेट्रोलियम का सब्सिडी देंगे। पेट्रोलियम मतलब तेल पे आपको सब्सिडी नहीं मिलता है, जो तेल भराते हैं, आपको गैस जो मिलता है उसी का सब्सिडी मिलता है आपको, वो पेट्रोलियम में आता है, ठीक है। तो ये बताइए ये घोटाला होगा कि नहीं? यहाँ पे हमको पता ही नहीं है। हमको बस सरकार बहका दी 15 लाख करोड़ के, सॉरी 15 लाख आपके खाते में आएंगे, बाकी आएंगे कि नहीं वो हमको नहीं पता, वो जुमला है ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब प्राकलन है। ये जो शर्टवा और फोनवा आप खरीद रहे हैं ना, ये सब प्राकलन है। ये हो सकता है कि ये ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कि कम भी हो जाए। जब कम होगा तो घर तो ज़्यादा बता दिए हैं, घोटाला बीच में कर लेंगे। अब देखिए हमने इसमें कहाँ, ये हमारा रोड कहाँ है, इसमें परिवहन पे हमने खर्चा किया 1,53,437 करोड़। यानी पूरे भारत में हम लोग 1,53,437 करोड़ खर्चा करेंगे रोड बनाने में। परिवहन मतलब रोड ना, यही होगा ना, परिवहन रोड ही हो ना, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो हम उस पर खर्चा करेंगे 1,53,437 करोड़ उस पर खर्चा करेंगे। कहीं ओवरब्रिज बना रहे हैं, बिहार में कहीं पुला बंद, पुलवा चोरी हो जा रहा है, ठीक। कोई पटरिया चोरा ले जा रहा है। अच्छा, इस पर रेल मंत्रालय कहाँ है? रेल पे कितना खर्चा हो रहा है जी? परिवहन, टोटल परिवहन का दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है अब जो इतना पेश हो रहा है बजट, ठीक, ये प्राकलन है आपका, आपको अच्छी तरह प्राकलन बताए थे, ठीक है, कि ये प्राकलन है, ठीक। अब विनियोग विधेयक, यानी ये जो बजट हम पारित करा रहे हैं, ठीक है, जो बजट हम पारित करा रहे हैं ये वाला, ठीक, ये बिना पारित हुए पास नहीं होगा। अच्छा, विनियोग विधेयक जो पारित होता है साधारण बहुमत से पारित होता है या विशेष बहुमत से? विशेष बहुमत से कैसे पारित होगा बताइए? अगर ये विशेष बहुमत से पारित होगा तो जो हम बजट पेश कर रहे हैं कभी जिंदगी में पास हो पाएगा? हम इतने ध्यान से आप लोगों को क्यों पढ़ाते हैं? काहे? इसलिए कि समझ के पढ़ा करिए, ठीक है। तो जब विनियोग विधेयक, क्योंकि जो हमें पैसा निकालना है वो हम विनियोग विधेयक से ही निकालेंगे ना। जो पैसा हमें निकालना है हम कैसे निकालेंगे? इसी विनियोग विधेयक से निकालेंगे ना। तो साधारण बहुमत से नहीं होगा तो फिर पास हो पाएगा वो? कभी कभी हो पाएगा? अगर विषय तो ध्यान दिया करिए, कुछ चीज़ें लॉजिकल होती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं जो कोई नहीं बता पाता है। चीज़ों में कुछ देखिए, पढ़ आ भी रहे हैं, पढ़े भी रहे हैं, पढ़ो भी, सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, हम भी आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ के नहीं चलें, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं समझे, कॉन्सेप्ट पे चीज़ें होती हैं, कुछ हर चीज़ें कॉन्सेप्ट पे हैं। ये इसीलिए साधारण बहुमत से पारित करा जाता है कि सरकार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ी और ये पारित नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा खूब मारपीट हो रहा है, ठीक है। कभी ज़िंदगी में पैसा दे, जिसको जिसको पेंशन देना है इस बार, अब इतना जो चिल्लाए हैं, भाई पेंशन देना है, अगले महीना पेंशन देना है, अभी पैसा नहीं पारित हो, निकलेगा नहीं, पैसा देंगे कहाँ से? दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको साधारण बहुमत से पारित करा जाता है। तो विनियोग विधेयक जो था साधारण बहुमत से पारित होता है। हाँ, वो झगड़ा मारपीट, माइक तोड़ फोड़, गाली गलौज जो सब होता है, ठीक है। एक महिला थी, उसी हमारे संसद में बैठी थी, वो जब बैगन वगैरह मतलब टमाटर वगैरह महंगा हो रहा था, प्याज वगैरह, तो बैगन लेके गई थी। आप लोग देखे होंगे शायद उनका वीडियो, महाराष्ट्र साइड के हैं। उस कह रहे कि हम लोग कच्चा बैगन खाएं? वो संसद में बोली है, दिखाई है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो है विनियोग विधेयक से हम लोग पारित करते हैं, ये साधारण बहुमत से है, ठीक। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान,
आप बताइए कि इसका यूज अभी जस्ट हम पहले आपको यहाँ अभी हम आपको पढ़ाए हैं। अब अतिरिक्त अनुदान कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि ये जो है 1,83,955 करोड़ का हम बजट पेश किए थे, खर्चा कितना हो गया? 2,10,000। अब बताइए कि 26,000 करोड़ के लिए क्या करना होगा? तो 26,000 करोड़ हमको पेश करना है, उसके लिए क्या करना होगा? अतिरिक्त अनुदान मांग करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान, ये है, यही सब चीज़ है। जब ये पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। जब इकोनॉमी में बजट पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा क्या राजस्व घाटा है, क्या राजस्व प्राप्तियाँ, कैसे घाटा होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि बैठ के पढ़िए, आनाकानी मत करिए। और सोने में जो मज़ा ले रहे हैं आप लोग ना, सोइए, लीजिए स्कॉर्पियो आप लोग। हम कोई बुरा नहीं मानेगा, थोड़े से हम थोड़े से भाई हम जानते, थोड़ा सा ले लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, हम नहीं खोल के बोलने की बात नहीं है। स्कॉर्पियो जब लेना है तो उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, जानते हैं स्कॉर्पियो की कीमत बहुत ज़्यादा है। हमें तो उठाने वाले बहुत लोग, कोई कब उठा ले। ठीक है, लेखा अनुदान, लेखा अनुदान, ठीक है, किसी के लिए वो सपना है, किसी के लिए छोटी चीज़ है। हाँ, हमारे लिए तो भाई सपना है। अब किसी के लिए वो छोटी चीज़ हो तो अलग बात हो, क्योंकि हम अपनी औकात जानते हैं ना। हाँ, अब किसी के लिए वो छोटा चीज़ है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? लेखा अनुदान, इसमें हम क्या पढ़ाए थे बताइए? लेखा अनुदान में हम क्या पढ़ाए थे कि जब बजट पेश होता है और सरकार जब अंतरिम बजट और आम बजट पेश करती है, ठीक है, तो जब आम बजट ये पेश की, अब इस वाले में वार्षिक वित्तीय विवरण में हम बताए थे कि इसमें 2 बजट होता है, एक होता है आम बजट, एक होता है अंतरिम। अच्छा, आम बजट और अंतरिम बजट में अंतर क्या है? आम बजट यही है जो ये है ना, ये पूरा यही है आम बजट, यानी 1 साल का जो आय व्यय खर्च किए हैं ये आम बजट है। ठीक, पूरे 1 साल का जो विवरण हम दे दिए हैं कि 1 साल में पूरा खर्चा होगा। अंतरिम बजट का मतलब ये है कि अब चुनाव आने वाला है। ठीक, चुनाव आने वाला है, और चुनाव जब आने वाला है हम इसको पारित, मतलब पैसा जो है, अब सरकार खत्म हो जाएगी ना, पैसा तो है नहीं कि सरकार उनकी, हो सकता है मई के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में हो सकता है कि स्टेडियम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हो, क्रिकेट का स्टेडियम का प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, अब जो है ऐसा तो नहीं कि 2000 सरकार उनकी रहे या ना, हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बागेश्वर बाबा तो है नहीं कि वर्ल्ड कप हमारे यहाँ रहेगा, लेकिन खैर हमारे यहाँ वर्ल्ड कप नहीं रहा। ठीक, बनारस के मिश्रा जी हैं वो जाने दीजिए, हम बोल रहे थे। ठीक है, तो ये जो है लेखानुदान में, तो जो बजट पेश किया जाता है, अंतरिम बजट और आम बजट, तो आम बजट तो हर वर्ष के लिए होता है, आम बजट हर वर्ष के लिए होता है। अंतरिम बजट जो होता है जब चुनाव होता है तब के लिए होता है, और जब अंतरिम बजट पेश करते हैं ना, तब भी आपको विनियोग विधेयक पारित कराना होता है, तब भी आपको प्राकलन बताना होता है कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे। ये चीज़ बताएं आप लोगों को कि अगर आप अंतरिम बजट भी पेश करेंगे, आप 4 महीने के लिए भी बजट पेश करेंगे, तो आप उस 4 महीने की कितनी इनकम होगी, कितना आप खर्चा करेंगे, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो जो हम आय करेंगे, जो हम व्यय करेंगे, अगर हम वो 4 महीने के लिए भी करेंगे तो हमको पेश करना होगा अंतरिम बजट। जब अंतरिम बजट पेश करेंगे तो उसके लिए होगा विनियोग विधेयक। ठीक, अब विनियोग विधेयक पारित होगा। यहाँ पे देखिए, जब हम उस दिन समझा रहे थे तो आपको बताए थे कि जब सरकार चुनाव होता है तो बजट पेश करती है। ठीक, अब 4 महीने के लिए बजट पेश की और खूब खर्चा गिरा दी। ठीक, तो आप लोग जो हेलीकॉप्टर 10-10 तो देखते हैं, कैसे चलते हैं लोग, ये लोग कैसे चलते हैं? ये अंतरिम बजट जो पेश होता है ना, इसी में पैसा हो गया चोरी। ठीक, इसको तो छोड़िए, इस अंतरिम बजट में तो आपको खर्चा बताना भी है। ये लेखा अनुदान जो है ना, इन सबों के लिए बहुत आसान है। इस लेखा अनुदान में ये बताना ही नहीं कि इनकम कितना होगा। ठीक है, बस खर्चा बता देना है, कितना पैसा यहाँ खर्चा होगा बस। अब इसमें पैसा चोरी होगा, बस उड़ाइए हेलीकॉप्टर, आएंगे हेलीकॉप्टर से और चुनाव लड़ेंगे लोग और खड़े होंगे मंच पे, तो कहेंगे ई धर्म तो ऊ धर्म, 15 लाख खाता में, आप माई भैया बहन ऐसे वैसे कह के निकल जाएंगे, और हम लोग इतने चालाक हैं, जाएंगे अंगूठा दबा देंगे। ठीक है, इन लोगों को बोलिए कि एक बार जवान मूवी देखें, हम कह रहे हैं।
ठीक, कि ये लोग जवान मूवी देखें एक बार और तब समझ में आए लोगों को। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग के यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को समझ में ये बातें क्यों नहीं आती हैं, इसलिए क्योंकि जो मूवी हम लोग बनाते हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, वो लोग भोजपुरी भाषा ज़्यादा समझते हैं। हमको लगता है उन लोगों को खड़ी भाषा भी नहीं समझ में आती है। जो हम बोल रहे हैं अभी, हमारा नहीं समझ में आता आप लोगों को कि जो हमारे गाँव के लोग हैं, हमारे, अच्छा ये बताइए, हम लोग की जो दादी हैं वो हम लोग की खड़ी भाषा समझेंगी? उतना नहीं समझेंगे। हमारी मम्मी ना समझे खड़ी भाषा, हम लोग कभी मम्मी से बोल, ऐसे अब मजाक में जब मम्मी क्या कर रही हो, हम लोग ऐसे बोलते, मम्मी भी नहीं बोल पाती सही से। मम्मी भी कभी मजाक में बोलती हैं तो वो मतलब ऐसा बोलती है कि हम लोग हंस देते हैं। ठीक है, वो लोग खड़ी भाषा नहीं बोल पाती है, तो हम लोग कभी कभी खड़ी भाषा फोन पर बात करते हैं तो बोलती हैं का बतियाओ थे। ठीक है, तो अब वो तो गांव की भाषा नहीं समझ पा रही हैं, तो उनको क्या पता है कि आके मंच पे बोल के जाने 15 लाख करोड़। उनको क्या पता है कि हम माई बहन को एक जो है एक तो गैस सिलेंडर देंगे। अब शुरू हुआ अभी ना, चलेगा मार्च तक, चलेगा मार्च तक एक तो गैस सिलेंडर मुफ्त मिले उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, तो चलेगा, तो घोटाला कहीं नहीं होगा। तब ये जो लेखा अनुदान है इसी में बताएंगे कि बहन जी आपको मिलेगा गैस सिलेंडर, कौन सा, हर महीने एक ठो। आप वोट दबाएंगे हमको कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। सिलेंडर कितने दिन मिलेगा? 6 महीना। अभी से शुरू हुआ है, 6 महीने चलेगा सिलेंडर, 6 महीना मिलेगा। बाकी आपके शरीर में से एक एक मांस नोच लेंगे कितने दिनों के? 4.5 साल के लिए। ठीक है, ये तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लेखानुदान, यही है लेखानुदान। यही सब यहाँ से 2 से लेके 2 से 202, 203, 204, 205, 206, 207, यही इसमें है, यही चीज़, ये भी यही सब करते हैं। जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण है, मैच करा दीजिए 202, प्राकलन 203, विनियोग विधेयक 204, अनुपूरक 205, लेखानुदान 206, वित्त विधेयक 207। यही है पूरा। जो चीज़ ये है वही चीज़ ये भी है। जो चीज़ केंद्र सरकार करती है वही चीज़ राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो लेखा अनुदान जो है क्या है कि सरकार खर्चा बता देती है, इनकम कितना होगा ये नहीं बताती है। ठीक है, यही भी ज़्यादातर घोटाला यहीं पे होता है, क्योंकि आपने तो खर्चा बता दिया, इनकम बताया ही नहीं कि हमको वहाँ से कितना मिलेगा। ठीक है, अब बाद में आपसे कोई पूछेगा तो कहेंगे हमको तो इतना ही मिला ही था। अब उसमें से बचा लेंगे आप, तो उड़ेगा ना 70 हेलीकॉप्टर। तो कभी कभी हेमा मालिनी आ जाएंगे गेहूँ काटने उससे। हम तो कभी हेमा मालिनी को ढूंढते हैं, हमारा धान काटना रहता है, हम तो बोला सोचते हैं कि हमारे आके काट दें, आती ही नहीं कभी। हम हमारे देश के कितने भोले भाले लोग, हमारी जनता है, समझ में नहीं आता है। अरे हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास उतना पैसा क्यों नहीं है, हमारे पास विकास होता हम हेलीकॉप्टर से उड़ते। हमारी जनता को कौन समझाए कि तुम लोग भी हेलीकॉप्टर से उड़ने लायक हो, तुम लोग भी उड़ सकते हो। जैसे पंजाब के किसान चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं सब। पंजाब किसानों को देखे आप लोग ना, पंजाब और हरियाणा के। हम लोग उतने विकसित काहे नहीं है? हम लोग जानते किसमें फंसे हैं? ये चीज हम इसमें 60 फार्म निकालेंगे, हम इसमें 60 फार्म निकालेंगे। ठीक है, ये 60 फार्म आप लोग, हम जब ये लिखें तो आप लोग समझ जाया करिए कि क्या है, हमको बताना ना पड़े। ये समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ये चीज़? बस शांत रहिएगा। हम जब ये लिखें HM तो आप समझ जाइए कि हम लोग किस में फंसे हैं, इस समय HM में फंसे हैं। अब कोई समझे जो समझना है। ठीक है, तो हमारा जो यूपी बिहार झारखंड जो है ना, हम लोग इसमें फंसे हैं और कभी ज़िंदगी में हमको लगता है ना निकल पाएंगे। ठीक, कभी ना निकल पाएंगे इससे। जातिवाद अभी बिहार में जनगणना हो गया तो यादवों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, अलग लेके कूद रहे हैं। पता नहीं कौन सा सरकार बना लेंगे यादवों से। यहाँ पे भैया जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्या करेगा कोई। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं लोग पता नहीं कैसे। ठीक, तो ये जो है सब सिस्टम यहाँ पे वही है, कुछ भी बदला नहीं है। फर्क ये है हमको यहाँ पे दोनों सदन मिलेगा, यहाँ पे बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पे हमको सिंगल सदन मिलेगा। लेकिन विधानसभा और राज्यपाल हर समय मिलेंगे। इसमें राज्यपाल का विवाद चल रहा है, राज्यपाल पढ़ाएं हमारा। राज्यपाल को विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट इतनी सख्त होती जा रही है कि राज्यपाल जो है निष्क्रिय होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इनकी अपोजिट में सरकार है, न्यूज़ देखिए आप लोग, हर बार कर रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग के काम के लिए है। पेपर अगर आपके पास आ रहा है तो उस पेपर को पढ़िए, ये चीज़ हम लोग के काम के लिए है। हम लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन ज़्यादा जरूरी नहीं है। हम कभी मना नहीं करेंगे आप मोबाइल फ़ोन मत चलाइए। क्यों जानते हैं? अचानक अपने आप में परिवर्तन करना एक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। ठीक, एक IAS में हैं, वो कहीं पढ़ाते थे, वो हुए हैं
बोलते थे ना वो कि मैं दिन भर पूरा शॉर्ट देखता, मैं पढ़ता था पूरा दिन शॉर्ट देख, सुने होंगे उनको शायद आप लोग, कहते कि मैं शॉर्ट देखता था। उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो 30 साल के हैं वो लगभग, ठीक है। कहते थे मैं शॉर्ट देखता था बहुत ज़्यादा। बाद में हमको पता चला कि शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देख के, शॉर्ट वीडियो देखते देखते, और शॉर्ट वीडियो में जानते हैं जो आप देखेंगे वही आता है, उनके में जनरल नॉलेज आता था, नॉलेज, पॉलिटिकल बातें आती थी, लोग बातें करते थे, तो लोगों के बात करने के तरीके से लोग समझते कि हमें कौन सी बातें कहाँ पे क्या करनी चाहिए, ठीक है। आप जो इंटरव्यू आपसे लिया जाता है ना, वो मूर्ख नहीं हो, आपसे कभी इसका इंटरव्यू कभी लेगा ही नहीं। जो इंटरव्यू आपसे पूछता है वो आपसे इसका इंटरव्यू लेगा ही नहीं, कभी नहीं लेगा। क्यों? आप समाज में किस तरीके से बात करेंगे। अभी मनोज शर्मा की देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, बहुत अच्छा मूवी गई है। अब लोग उसको ना देखें वो अलग बात है, ये समझा जाए, ये है आपका बजट, ठीक है। अब इसको भी रोकना है। अब इसमें देखिए 207 तक ये इनका है, ठीक। अब जो है यही सब है। अब इनका हम शुरू करेंगे अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, वो है 214 से, वहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको कल पढ़ाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये आप समझ लीजिए कि यही सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। हम इसलिए इसको बताए हैं कि हम इसको आपको समझाए हैं, और यहाँ पे जब आर्टिकल आप देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। ये जो चीज़ें यहाँ पे हम लिखे हैं यही हमको यहाँ भी लिखना था, कुछ अंतर नहीं था कि हम जो वार्षिक वित्त विवरण है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ दूसरा लिख देंगे, यही यहाँ पे भी लिखना है। फर्क बस इतना है कि यहाँ मुख्यमंत्री बजट पेश करते हैं, हाँ, ये जो बजट पेश होता है इसका समय निर्धारित नहीं है, कोई मई में कर देता है, कोई अगस्त में कर देता है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, ठीक है, वो अलग अलग अपना पेश करते हैं, ठीक। लेकिन केंद्र सरकार का फिक्स है कि फरवरी में पेश होगा तो फिक्स है, वो पेश ही होगा। हम समझ में नहीं आता है कि ये बताइए 2 ही महीना बचा ना, जनवरी कर दीजिए उसको, पूरा 2023 का, अब इसी बार बदल दीजिए उसको, नहीं एक बार हो सकता है तो ये वाला बजट पेश कर दीजिए। कहाँ गया अनुपूरक वाला, नहीं ये नहीं, अंतरिम बजट में, आम बजट में अंतरिम बजट पेश कर दीजिए, या तो लेखा अनुदान पेश कर दीजिए, दोनों पेश करके वो जो है आम बजट 2023 कर दीजिए, उस बार 2024 कर दीजिए, एकदम एक साल का कर दीजिए ना, 2021-22, 2019-20, 2023-24, लड़का कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एकदम सेम ये पे यहाँ पे यही है, ठीक। अब हम लोग कल से 214 से पढ़ेंगे हाई कोर्ट, ठीक है। उसके आगे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सुगंधित थोड़ा सा आप लोगों को मैथ पढ़ाएं। मेरा हाथ इतना ठंडा क्यों होता जा रहा है?